हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। माई सेल्फ सूर्य प्रकाश संगी, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे कि कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट किया जाता है। टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी की हमने बात की थी, ठीक है। उसी पोर्शन को हम कंटिन्यू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, उससे रिलेटेड करते हैं। गिवन आपको क्वेश्चन, इन अ रिएक्शन आपको गिवन है, कार्बन सॉलिड और CO2 रिएक्ट कर रहा है, 2CO बन रहा है, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 12 atm। if 50% of CO2 reacts, then calculate Kp of reaction। यस, Kp आपको कैलकुलेट करना है। रिएक्शन क्या गिवन है, कार्बन सॉलिड से CO2 का रिएक्शन हो रहा है, 2CO बन रहा है। तो अगर आप Kp निकालना चाहें तो Kp क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO, जो भी कोएफिशिएंट ऑफ पावर में चला जाएगा अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, राइट। तो अगर आपको Kp निकालना है तो दोनों कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर आपको पता होना चाहिए। बट क्वेश्चन में आपको केवल टोटल प्रेशर का इंफॉर्मेशन गिवन है, पार्शियल प्रेशर का कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो कैसे हम यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करें, चलिए देखते हैं। यस, गिवन है आपको रिएक्शन, कार्बन सॉलिड प्लस CO2 गैस से बन रहा है 2CO, राइट। ये तो क्लियर होगा कि इसकी वजह से कोई प्रेशर नहीं है। इक्विलिब्रियम पे केवल ये दोनों कंपोनेंट होंगे जो प्रेशर क्रिएट कर रहे होंगे, राइट। प्रेशर क्रिएट करने वाले ये दो ही कंपोनेंट यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब इनिशियली कुछ CO2 रहा होगा, उसमें से ही तो यहाँ पे 50% रिएक्ट किया है। तो इनिशियली अगर CO2 रहा होगा तो इनिशियली उसका कुछ प्रेशर भी रहा होगा। तो हम मान लेते हैं T = 0 पर CO2 का प्रेशर P रहा होगा। कार्बन सॉलिड कितना है उससे हमें मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि वो प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा है, ठीक है। हालांकि इक्विलिब्रियम पे कुछ शायद कार्बन सॉलिड प्रेजेंट हो सकता है, बट यहाँ पर इसकी वजह से कोई प्रेशर नहीं है, तो उसको कंसीडर करने का कोई यहाँ पर मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो इनिशियली T = 0 पर CO2 का प्रेशर मान लेते हैं P था। अब क्या बोला है, 50% CO2 रिएक्ट। अगर इनिशियली प्रेशर P था, उसमें से 50% CO2 रिएक्ट हो गया, तो बचा हुआ प्रेशर कितना होगा, P/2। तो इनिशियल प्रेशर P था। हम इक्विलिब्रियम की बात करें, इक्विलिब्रियम पे P में से कितना प्रेशर कम हो जाएगा, P/2। अब ये 1 मोल है, ये है 2 मोल। अगर इसका 1 मोल है तो इससे 2 मोल प्रोड्यूस होगा। अगर इसका प्रेशर P था तो इससे कितना प्रेशर प्रोड्यूस होगा, उसका डबल। यहाँ पे P/2 कम हो रहा है, तो जितना यहाँ कम हो रहा है उससे डबल यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। मींस यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा, 2 टाइम्स ऑफ P/2, यानी P प्रेशर यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। अब टोटल प्रेशर की बात करें, P टोटल किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO। तो यहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना, P - P/2 मींस P/2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO कितना है यहाँ पर, P। दोनों मिला के कितना है यहाँ पर, बोला है आपको कितना है, इक्विलिब्रियम प्रेशर 12 atm है। तो ये कितना हुआ, 3P/2 कितना 12। तो कितना टाइम्स, 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो P कितना मिलेगा आपको, 8 atm। मींस इनिशियली CO का प्रेशर कितना होगा, 8 atm। अब इक्विलिब्रियम पे बात करें, एट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा, P/2। P - P/2 मींस P/2 यानी 8/2 मींस 4 atm। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO कितना होगा, P के बराबर मींस 4 atm। तो आपको दोनों का पार्शियल प्रेशर मिल गया है। तो Kp का कैलकुलेशन अब बहुत मुश्किल नहीं है। तो Kp क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का पार्शियल प्रेशर कितना है यहाँ पर, सॉरी 8 atm। तो 8 स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ कौन है यहाँ पे, CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना मिला आपको, 4। तो 8 स्क्वायर कितना है यहाँ पे, 2 इंटू बचा कितना, 8 इंटू 8/4 कितना होगा, 2 इंटू 8 कितना होगा, Kp का वैल्यू कितना मिलेगा, 16। ये atm स्क्वायर होगा, ये atm होगा, तो यूनिट क्या होगा, 80। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको फॉर अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड सॉलिड से डिसोसिएट हो रहा है अमोनिया गैस प्लस H2S गैस में। आपको बोला है द ऑब्जर्व्ड प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 1.12 atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 106 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर गिवन है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kp। तो Kp का वैल्यू आपको निकालना है। तो पहले तो रिएक्शन की बात करें, यहाँ पर ये सॉलिड कंपोनेंट है तो इसकी वजह से तो कोई प्रेशर नहीं होगा। इक्विलिब्रियम पे गैसियस फॉर्म में केवल ये दो ही कंपोनेंट है, तो प्रेशर भी केवल इन दोनों से ही लग रहा होगा। तो NH4HS जब डिसोशिएट होगा क्या प्रोड्यूस करेगा, NH3 गैसियस प्लस H2S गैसियस, राइट। अब जब इक्विलिब्रियम में आएगा, एट इक्विलिब्रियम
ये कितना है कितना प्रेजेंट है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो प्रेशर लगाने वाला ही नहीं है। बट लेकिन जब ये डिसोशिएट होगा तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, सिमिलर होगा। अगर इनिशियली कोई अमोनिया प्रेजेंट नहीं है, पहले से कोई भी H2S गैस प्रेजेंट नहीं है, तो ये दोनों 1:1 के रेशियो में ही रहने वाले हैं। तो अगर इसकी वजह से प्रेशर P होगा तो इससे भी प्रेशर कितना होगा, P। दोनों से प्रेशर कितना होगा, P ही होगा, राइट। तो टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे कितना होगा, टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम P प्लस P मीन्स 2P, और 2P का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1.12, तो P कितना होगा 0.56 atm के इक्वल, राइट। तो ये दोनों कंपोनेंट का आपको प्रेशर मिल गया, ये भी 0.56 है, ये भी 0.56 है। तो अगर हम Kp की बात करें तो Kp कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। तो दोनों का वैल्यू पुट कीजिए 0.56 इंटू 0.56, तो वैल्यू मिल जाएगा आपको, मल्टीप्लाई कीजिएगा 0.3136 atm स्क्वायर। क्लियर, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन था, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पे जो टेम्परेचर गिवन है उसका यहाँ पर कोई रोल नहीं है, टेम्परेचर नहीं भी गिवन होता है तो भी हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते थे। अब इन क्वेश्चंस में मॉडिफिकेशन और क्या हो सकता है कि हो सकता था आपको इनिशियली कुछ अमोनिया पहले से ही दे दे, या इनिशियली कुछ गैस आपको दे दे। हो सकता था कि ऐसा कैलकुलेशन भी पॉसिबल है कि आपको इनिशियली कुछ अमाउंट ऑफ अमोनिया पहले से ही दे रखा है, इनिशियली कुछ प्रेशर था, ठीक है। सपोज ये क्वेश्चन आपको ऐसे दे दे, चलिए इसको नोट कीजिएगा, इसी को हम एक और लैंग्वेज में सॉल्व कर देते हैं कि सपोज आपको दे दिया NH4HS, the observed vapor pressure at equilibrium suppose ये 1.12 atm है, then what is the value of Kp if initial pressure was 0.12 atm, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले वाला तो आप नोट कीजिएगा। तो अब यहाँ पे ऐसे दे दिया कि यही रिएक्शन है, इनिशियल प्रेशर ऑफ अमोनिया was 0.12 atm, ठीक है। तो ये सेम रिएक्शन है, डिसोशिएट हो रहा है, जो बोला है इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर इतना है, और फिर बोला है Kp का वैल्यू क्या होगा अगर इनिशियल प्रेशर ऑफ अमोनिया 0.12 atm है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब अभी इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या बोला था, आपको रिएक्टेंट के अलावा कोई भी गैस का वहां पे प्रेजेंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं था। तो आपने क्या किया कि जितना अमोनिया बन रहा है उतना ही H2S बन रहा है, तो जितना प्रेशर अमोनिया से होगा उतना प्रेशर H2S से होगा। तो आपने दोनों का प्रेशर Pp कंसीडर करके 2P किसके बराबर किया था 1.12। अब यहाँ पे क्या है, अमोनिया इनिशियली प्रेजेंट है, कुछ अमोनिया है बट H2S नहीं है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, NH4HS जब डिसोशिएट होगा तो क्या बनाएगा NH3 गैस प्लस H2S गैस। अब बोला है इनिशियली प्रेशर ऑफ अमोनिया, यानी इनिशियली कंटेनर के अंदर अमोनिया पहले से ही था, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी इनिशियली अमोनिया पहले से ही था, तो उसकी वजह से प्रेशर कितना होगा 1.2 atm इनिशियली था। अब जब NH4HS डिसोशिएट हो रहा है तो उसके डिसोशिएट होने के बाद भी अमोनिया भी बन रहा है, H2S भी बन रहा है। तो जो इससे डिसोसिएशन से अमोनिया और H2S बनेगा वो दोनों तो क्या होगा 1:1 के रेशियो में बनेगा। तो अगर डिसोशिएट होने से जो H2S बन रहा है उसका प्रेशर P है, तो जो अमोनिया बनेगा उसका भी प्रेशर क्या होगा P। 0.12 पहले से ही था प्लस P प्रेशर और यहां पर प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अब टोटल प्रेशर कितना होगा P टोटल, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। तो ये कितना होगा यहाँ पर P प्लस 0.12 प्लस P 1.12 के बराबर, राइट। 0.12 उधर चल जाएगा, बचा कितना 1, तो 2P किसके बराबर 1 के बराबर। तो P का वैल्यू कितना मिला 0.5। अब P का वैल्यू आपको मिल गया, तो P का वैल्यू मिला तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 कितना होगा 0.12 प्लस 0.5 मीन 0.62 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S कितना होगा 0.5 के बराबर, राइट। तो बस अब वैल्यू पुट कीजिए, तो Kp कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना 0.62 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, तो कितना मिल जाएगा 0.31 atm स्क्वायर। क्लियर। तो दोनों मेथड आपको समझ में आ गया कि अगर पहले से कोई गैस प्रेजेंट है
तो वहां पे आप क्या करोगे, टोटल प्रेशर में उसको भी ऐड करके रखेंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको रिएक्शन A प्लस 2B से C प्लस D बन रहा है। केसी ऑफ रिएक्शन गिवन है 4 इंटू 10⁻12। वॉल्यूम कंटेनर का 1 लीटर है। बोला है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है A का 0.5, B का गिवन है 1 मोलर। चलिए पहले वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं। शायद आपने कोशिश किया होगा। A और 2B की रिएक्शन से C प्लस D बन रहा है। ठीक है, सभी कंपोनेंट गैसियस है। अब देखिए यहां पर जो आपको Kc का वैल्यू गिवन है, Kc का वैल्यू कितना है 4 इंटू 10⁻12। तो जब हमने यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखा था तो वहां पर बताया था दो चीजें पड़ी थी एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, एक तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एंड सेकंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में क्या बताया था कि अगर Kc का वैल्यू या Kp का वैल्यू 10⁻3 से ज्यादा हो, इसका मींस क्या है, उस रिएक्शन में प्रोडक्ट का अमाउंट रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं? प्रोडक्ट का अमाउंट रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होगा। अब ये 10⁻12 का रेंज में कब हो सकता है, जब यहां पर A इनिशियली A कितना है, T इक्वल टू 0 पर 0.5 एंड 1 मोलर। ठीक है, तो यहां पर इसका वैल्यू 10⁻12 की रेंज में कब हो सकता है, जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ A एंड B किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा, C एंड D में। ये 10⁻12 कब हो सकता है, जब यहाँ पे A और B के जो वैल्यू है वो 10⁻- में हो, बहुत ही छोटा वैल्यू बचा हुआ हो। ये बहुत ही कम बचेगा, तभी यहाँ पे इनका वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो ही आपको K का वैल्यू 10⁻12 की रेंज में मिलेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर Kc का वैल्यू बहुत हाई है तो इसका मींस ऑलमोस्ट सारा का सारा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा, प्रोडक्ट में। पूरे की हम बात नहीं कर रहे, ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो चुका होगा सारा का सारा, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट बचेगा। तो हम क्या बोले कि ऑलमोस्ट सारा का सारा A और सारा का सारा B यहाँ पे किस रेशियो में, 1:2 के रेशियो में रिएक्ट करेंगे। 0.5 और 1:2 के रेशियो में प्रेजेंट है। तो ऑलमोस्ट सारा का सारा A और ऑलमोस्ट सारा का सारा B किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा, प्रोडक्ट में। तो अगर ये 1 मोल है तो ये भी कितना बनना चाहिए, 1 मोल, और ये भी कितना बनना चाहिए, 1 मोल। तो अगर ये 0.5 है तो ये कितना बनना चाहिए, 0.5, और ये भी कितना बनना चाहिए, 0.5। ठीक है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने ऐसा क्यों नहीं किया 0.5 माइनस x और 1 माइनस 2x, ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो क्या है, ऑलमोस्ट 0.5 के बराबर ही है, तब ये 10⁻12 की रेंज में जाने वाला है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये कंसिडर कर लेते हैं। अब देखिए रेशियो क्या है, 1:2 के रेशियो में रिएक्ट हो रहा है, और जो इनिशियल कंसंट्रेशन वो भी क्या है, 1:2 के रेशियो में ही है। तो अगर इसमें से 0.5 में से सपोज 0.1 रिएक्ट होता तो 1 में से कितना रिएक्ट होता, 0.2, तो बचता है कितना, 0.4, और ये कितना बचता है, 0.8। तो रिमेनिंग अमाउंट क्या होता, 1:2 में ही बचता। तो ये रिएक्ट भी 1:2 के रेशियो में ही होगा। गिवन इनिशियल कंसंट्रेशन 1:2 के रेशियो में है, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन में क्या होगा, 1:2 के रेशियो में ही बचेगी, बट वो बहुत ही नेग्लिजिबल बचने वाली है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे x अमाउंट बचेगा और ये कितना बचेगा, 2x। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। हम 0.5 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कन्वर्ट हो चुका है। जब x का वैल्यू निकलेगा तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे x और 2x क्यों पुट किया है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सारा का सारा कंप्लीट कन्वर्जन हो चुका है। हम ऐसा नहीं बोले कि कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट हो चुका है। x का अमाउंट 0.5 के रेस्पेक्ट में बहुत ही नेग्लिजिबल बचने वाला है। ठीक है, ये ऐसा क्यों किया, यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, 0.5 के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा होगा, और 2x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 1 के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे Kc का फॉर्मूला देख रहे हैं। Kc क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ C एक्टिव मास ऑफ D अपॉन एक्टिव मास ऑफ A एंड एक्टिव मास ऑफ B स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए। तो Kc कितना है, 4 इंटू 10⁻12 इक्वल टू C का वैल्यू कितना है, मोल्स कितना है, 0.5, 1 से डिवाइड करेंगे तो भी 0.5 ही बचेगा। ठीक है, तो कितना है यहाँ पर 0.5 मोलर इंटू D कितना है 0.5 अपॉन A कितना है x, और B कितना बचा 2x स्क्वायर।
ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा 4x क्यूब, 4 इंटू 10⁻12 इक्वल टू ये 1/2 है, ये 1/2 है तो कितना बचा 1/4 अपॉन कितना 4x क्यूब, 4 नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पर x क्यूब कितना होगा 1/4 4 जा 16 इंटू 4 इंटू 10⁻12, तो x कितना मिलेगा क्यूब रूट ले लें 64 का क्यूब रूट कितना होगा 1/4 इंटू 10⁻4, राइट, तो मीन्स ये कितना होगा 0.25 इंटू 10⁻4 मोलर। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग अमाउंट है x का 0.5 के रेस्पेक्ट में बहुत ही नेग्लिजिबल है, जो ये 1 के रेस्पेक्ट में 2x, ये भी वैल्यू क्या है बहुत ही नेग्लिजिबल। तो जब यहाँ पर केसी या केपी का वैल्यू बहुत ज्यादा गिवन हो तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे रिएक्टेंट को क्या मानेंगे कि ऑलमोस्ट कंप्लीट कन्वर्जन हो चुका है, तो उसको इस तरीके से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रिमेनिंग अमाउंट आपको x और 2x क्या है रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है, क्लियर, तो ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये तो आपको x का वैल्यू मिला, x का वैल्यू मिल गया तो a का वैल्यू मिला। अगर b के लिए पूछा जाए तो a का अमाउंट कितना है 25 इंटू 10⁻6 मोलर और b का अमाउंट कितना होगा 2x यानी 50 इंटू 10⁻6 मोलर। c और d का अमाउंट कितना होगा 0.5 मोलर, ठीक है। अच्छा, अब आप यहां से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये तो 10⁻12 था, अगर ये 10⁻12 होता तो, अगर ये 10⁻12 होता तो इसका मीन्स क्या है रिएक्शन में प्रोडक्ट बहुत ही नेग्लिजिबल है, ठीक है। उसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, हालांकि कैलकुलेशन सिमिलर रहेगा। इसी रिएक्शन का सपोज मान लीजिए, सपोज इसी रिएक्शन में 10⁻12 दे दिया, तो इसका मीन्स क्या है ये भी 0.5 है, ये भी 1 मोलर है, तो रिएक्शन क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है बहुत ही नेग्लिजिबल प्रोड्यूस हुआ है, और सारा का सारा क्या है रिएक्टेंट ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि ये कितना बना होगा ये x बना होगा, ये भी कितना बना होगा x बना होगा, इनका कंसंट्रेशन इतना ही रहेगा। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल के कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको रिएक्शन Ag प्लस और NH3 की रिएक्शन से AgNH3 होल ट्वाइस प्लस कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है। Kc का वैल्यू गिवन आपको 10⁸8 बोला है। इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एंड अमोनिया इज 0.1 एंड 0.4 मोलर, देन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट। सभी कंपोनेंट का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आपको बताना है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही थोड़ा थोड़ा इसका लॉजिक वही है। चलिए, शायद आपने सॉल्व किया होगा। अभी यहाँ पे Kc का वैल्यू क्या है 10⁸8 यानी 10⁻3 से क्या है बहुत ज्यादा। इसका मीन्स क्या होगा रिएक्शन में रिएक्टेंट ऑलमोस्ट किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा, राइट। तो अभी हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या गिवन है पहले उसकी बात करते हैं। Ag प्लस 2NH3 इससे बन रहा है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस एक्वस, ठीक है। Kc 10⁸8, राइट। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है ये 0.1 मोलर और ये कितना है 0.4 मोलर, ठीक। अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें वहां पर A और B का स्टोइशियोमेट्री रेशियो क्या था 1:2 और जो गिवन अमाउंट था 0.5 एंड 0.1 मोलर। आप पेज पलट के चेक कीजिए, जो हमने क्वेश्चन दिया था वहां पे 0.5 एंड 0.1 मोलर, जितना जो स्टोइशियोमेट्री रेशियो था उसी रेशियो में आपको क्या था कंसंट्रेशन भी गिवन थी। बट अब यहाँ पे देखिए स्टोइशियोमेट्री रेशियो क्या है 1:2। अगर इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो इसके कितने रिक्वायर्ड होंगे 2 मोल। इसका 0.1 है तो रिक्वायर्ड कितना होगा 0.2, जितना ये उसका जस्ट डबल ही रिक्वायर्ड होगा। बट गिवन अमाउंट क्या है उससे ज्यादा है, ठीक है। मींस यहाँ पर ये एज ए लिमिटिंग रिएजेंट होगा और ये एक्सेस रिएजेंट होगा। हालांकि रिएक्शन खत्म होने वाली नहीं है, बट जो स्टोइशियोमेट्रिक रिएक्शन का है उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर कंसंट्रेशन गिवन नहीं है। जो अमोनिया का कंसंट्रेशन है रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन से बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग करेंगे जो लिमिटिंग होगा। यहाँ पर Kc का वैल्यू 10⁸8 है, इसका मीन्स क्या होगा जो लिमिटिंग होगा वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो हम क्या बोलेंगे ये 1 में से पूरा किस में कन्वर्ट हो चुका होगा
प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा। अगर ये पूरा कन्वर्ट हो चुका होगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, ऑलमोस्ट ये 0, ऑलमोस्ट ऐसा मान लीजिए ये 0.4 में से कितना, इसका 1 का 2 टाइम्स यानी 0.2 रिएक्ट होगा, और यहाँ पर 1 का ये कितना 1:1 का रेशियो, तो ये कितना प्रोड्यूस होगा 0.1। बट यहाँ पर ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि रिएक्शन क्या है इक्विलिब्रियम में, तो कोई भी कंपोनेंट यहाँ पर 0 नहीं होंगे। बट जो इसका अमाउंट रिमेनिंग होगा, के का वैल्यू बहुत हाई, इसका मींस क्या है, जो लिमिटिंग है वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, तो उसका रिमेनिंग अमाउंट हम कितना ले लें, x मोलर। 0 तो नहीं होगा बट 0.1 के रेस्पेक्ट में बहुत ही छोटा रहने वाला है। क्लियर? के का वैल्यू 10⁸ है, इसलिए मान लें कि ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कन्वर्ट हो चुका है, 0.1 है तो 0.2 इसमें से खत्म हो चुका होगा। ठीक है, अमोनिया में से। तो अमोनिया का रिमेनिंग अमाउंट कितना है, 0.2 मोलर। तो इक्विलिब्रियम पे अमोनिया 0.2 मोलर होगा, AgNaCO2 प्लस 0.1 मोलर होगा। बचा हुआ कौन है, Ag प्लस, तो उसके लिए Kc लगा दीजिए। Kc क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ AgNaCO2 प्लस अपॉन एक्टिव मास ऑफ Ag प्लस इंटू एक्टिव मास ऑफ NH3 स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए, Kc का वैल्यू 10⁸ है इक्वल टू AgNaCO2 प्लस का वैल्यू कितना मिला आपको, 0.1 मोलर। Ag प्लस कितना है, x इंटू 0.2 स्क्वायर, तो x का वैल्यू निकाल लीजिए। x विल भी कितना है, 0.1 अपॉन 2 इंटू 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁸8। तो ये कितना मिल जाएगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 10 इंटू 10⁻⁸8 अपॉन 4 मीन्स 2.5 इंटू 10⁻⁸8 मोलर। राइट? आप समझ पा रहे हैं कि अगर आप 0.1 में से इसका कंपेयर करें तो x क्या है 0.1 के रेस्पेक्ट में बहुत ही नेग्लिजिबल है, यानी 0.1 ऑलमोस्ट पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको एट कांस्टेंट टेम्परेचर में आपको रिएक्शन गिवन है, a प्लस बी से c प्लस डी बन रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है आपको 16। If we take 2 mole of each gas in 10-liter container, then calculate equilibrium concentration of B and C। इक्विलिब्रियम पे B और C का कंसंट्रेशन क्या होगा? ठीक है, तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, कोशिश करिए कि आप इसको सॉल्व कर पाए। चलिए देखते हैं हम। गिवन इंफॉर्मेशन A प्लस बी गैसेस कंपोनेंट है, इससे C प्लस डी बन रहा है, वो भी गैसेस है। राइट? Kc आपको गिवन है कितना 16। ठीक है, अब गिवन है यहाँ पे 2 मोल ईच गैस, तो यहाँ पे T इक्वल टू 0 पर 2 मोल A का है, 2 मोल ही B का है, 2 मोल ही C का है एंड 2 मोल ही D का है। अब आप बोलेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स तो गिवन है ऑलरेडी, दे तो रखा है, अब करना क्या है इसमें। बट जो इंफॉर्मेशन गिवन है क्या वो इक्विलिब्रियम वाली इंफॉर्मेशन है, क्या यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है क्या, ये तो चेक करना पड़ेगा। और इक्विलिब्रियम आप कैसे चेक करते हैं, क्यूसी या क्यूपी के बेसिस पर। केसी आपको गिवन है तो आप क्या ले लेंगे, क्यूसी। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन का क्यूसी निकालते हैं। अगर हम रिएक्शन का क्यूसी निकाल लेंगे और उसको केसी से कंपेयर करेंगे, अगर दोनों बराबर आ जाता है तो रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है, तो यही अमाउंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन होगी। अगर नहीं है तो रिएक्शन या तो फॉरवर्ड में जाएगी इक्विलिब्रियम अटेंड करने के लिए या बैकवर्ड में जाएगी। राइट? तो पहले चेक करते हैं कि इसके क्यूसी का वैल्यू क्या है। ठीक है, ए बी सी डी आपको सबके मोल गिवन है, तो क्यूसी क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ सी, एक्टिव मास ऑफ डी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी। एक्टिव मास ऑफ सी क्या होगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, डी क्या होगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ए क्या होगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम एंड बी क्या होगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पर QC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप कंपेयर करें, QC 1 है, KC की 1 है 16, तो QC का वैल्यू KC के रेस्पेक्ट में क्या है, काफी कम है। राइट? QC का वैल्यू KC के रेस्पेक्ट में काफी कम है, तो QC का वैल्यू कम होना क्या बताता है कि यहाँ पर QC क्या होता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का रेशियो। QC का वैल्यू कम होना क्या बताता है कि यहाँ पे रिएक्टेंट का अमाउंट इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी कि रिएक्टेंट कम हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में,
So reaction moves in forward direction. क्लियर? तो रिएक्शन को आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कराना, यानी अभी ए और बी के बीच में रिएक्शन होना बाकी है। 2 मोल तो थे, बट 2 मोल में से कुछ अमाउंट क्या होगा, प्रोडक्ट में अभी कन्वर्ट होगा। तो जब कन्वर्जन होगा तो क्या होगा, ए प्लस बी से क्या बनेगा, सी प्लस डी। तो इनिशियली 2 मोल ए के थे, 2 मोल बी का था, 2 मोल सी का था, 2 मोल डी का था। अब यहाँ पे 2 में से कुछ अमाउंट कम होगा x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 16 है, 10⁻³ से ज्यादा है, कम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल कैलकुलेशन ही करेंगे, किसी को नेग्लेक्ट करने वाले नहीं है कि रिमेनिंग अमाउंट बहुत नेग्लिजिबल होगा, ऐसा भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि केसी का वैल्यू बहुत ज्यादा हाई नहीं है, ठीक है। तो 2 में से x कम होगा, इधर 2 में से कितना कम होगा, x, इधर कितना प्रोड्यूस होगा, 2 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स, ठीक है। तो अब यहां से आप निकाल लीजिए केसी क्या होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं ये t=0 पर था और ये इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे इतना इतना अमाउंट प्रेजेंट है, तो केसी क्या होगा अब यहाँ पर, एक्टिव मास ऑफ सी, एक्टिव मास ऑफ डी, एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी। तो केसी कितना गिवन आपको 16, सी का एक्टिव मास कितना होगा 2 प्लस एक्स अपॉन 10, डी का एक्टिव मास कितना होगा 2 प्लस एक्स अपॉन 10, ए का एक्टिव मास कितना होगा 2 माइनस एक्स अपॉन 10 एंड बी का एक्टिव मास कितना होगा 2 माइनस एक्स अपॉन 10। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो बचा हुआ कैलकुलेशन कर दीजिए। तो बचा हुआ कैलकुलेशन कितना है यहाँ पे, 16 इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स, 2 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बोथ साइड रूट ले लेंगे तो कितना होगा 4 इक्वल टू 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स। मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा 8 माइनस 4x इक्वल टू 2 प्लस एक्स। तो कितना होगा ये 6 इक्वल टू 5x। तो x विल बी इक्वल टू 6/5। सो x का वैल्यू मिला। तो यहां से अब देख लीजिए आपको किसका कंसंट्रेशन पूछा है, सभी कंपोनेंट का। तो बी ए के मोल्स कितना होंगे 2 माइनस एक्स मीन्स 2 माइनस एक्स का वैल्यू कितना है 6/5। तो कितना होगा 10 माइनस 4/5, राइट। तो कितना मिल गया यहाँ पे 0.8 मोल। मोलरिटी कितना हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ ए मोल्स अपॉन वॉल्यूम 0.8 अपॉन 10 लीटर का वॉल्यूम है मीन्स 0.08 मोलर इसका कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। बी का कितना होगा, बी का भी सेम इतना ही है 2 माइनस एक्स, वैल्यू पुट करेंगे तो मिल जाएगा 0.08 मोलर। सी का और डी का बिकॉज नंबर ऑफ मोल सेम है, सी और डी का कंसंट्रेशन भी सेम होगा 2 प्लस एक्स के बराबर। तो 2 प्लस एक्स का वैल्यू कितना है 6/5। तो कितना होगा 16/5। 16/5 मीन्स 3.2 मोल, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स पता है, मोलरिटी निकालने के लिए क्या करना होगा, वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा। तो ये तो क्या मिला आपको मोल्स ऑफ ए, सॉरी मोल्स ऑफ सी एंड मोल्स ऑफ डी। यहाँ पे क्या है मोल्स ऑफ ए, राइट। तो यहां पर देख लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी कितना होगा यहाँ पर 3.2 अपॉन 10 मीन 0.32 मोलर यहाँ पर फाइनल कंसंट्रेशन हो जाएगा। क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको रिएक्शन 2A से बन रहा है B प्लस C, सभी कंपोनेंट गैसियस है, ठीक है। बोला है रिएक्शन स्टार्ट विद A, इनिशियली A ही प्रेजेंट है, B और C प्रेजेंट नहीं है। देन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम, देन कैलकुलेट Kp if equilibrium mole percent of A plus B 60% and equilibrium total pressure is 10 atm। चलिए पहले तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए शायद आपने ट्राई किया हो। देखते हैं इंफॉर्मेशन गिवन है 2A से बन रहा है B प्लस C, सभी कंपोनेंट गैसियस है, ठीक है। इसका Kp पूछा गया है, इक्विलिब्रियम का टोटल प्रेशर 10 atm है। तो अगर आपको Kp निकालना हो तो पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा,
पार्शियल प्रेशर आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी या डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कैसे? पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट का क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इनटू पी टोटल, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। बट क्या यहाँ पे आपको कंटेनर का वॉल्यूम गिवन है? क्या टेम्परेचर गिवन है? अगर कंटेनर का वॉल्यूम गिवन नहीं है, टेम्परेचर गिवन नहीं है, तो आप पीवी इक्वल टू एनआरटी यहाँ पर नहीं लगा सकते। फिर क्या करें? अच्छा, मोल्स भी गिवन नहीं है, फिर क्या करें? फिर एक ही तरीका बचता है आपके पास, पार्शियल प्रेशर इनटू पी टोटल। तो टोटल प्रेशर तो आपको गिवन, सॉरी, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। तो टोटल प्रेशर तो इक्विलिब्रियम पर आपको गिवन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाए? किसी के तो मोल्स आपको गिवन नहीं है, तो अगर मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है तो वहां पे आपको किसी के मोल्स लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद से प्रिडिक्ट कीजिए। क्यों? हम मान लेते हैं यहाँ पर, बताते हैं वो क्यों। t इक्वल टू 0 पर ये a मोल है, ठीक है। अब a में से कुछ कम होगा x, a में से x मोल कम हुए। अब यहाँ पे अगर ये 2 मोल है तो ये कितना मोल बनेगा? 1 मोल। अगर इसका x मोल, अब यहाँ पे मान लीजिए सपोज x मोल ही था, तो अगर 2 मोल था तो 2 मोल से 1 मोल बनना था, x मोल से कितना बनेगा? x/2। 2 मोल से 1 मोल बनना था तो x से कितना बनेगा? x/2। तो रिमेनिंग मोल कितना हुआ? a-x, राइट। अब क्या हम यहाँ पे टोटल मोल्स बता सकते हैं क्या एट इक्विलिब्रियम? टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना होगा? दिस प्लस दिस प्लस दिस मींस a-x प्लस x/2 प्लस x/2 मींस कितना होगा? ये a के बराबर। इतना क्लियर है? अब आपको इक्विलिब्रियम के टोटल मोल्स मिल गए, यानी अगर आपको टोटल मोल्स मिल गए तो मोल फ्रैक्शन तो आप निकाल सकते हैं, मोल्स अपॉन टोटल मोल। बट फिर भी आपको एक इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया है, इफ इक्विलिब्रियम मोल परसेंट ऑफ a प्लस बी, ए और बी का मिलाकर जो मोल परसेंट है वो कितना है? 60%। इसका मीन्स क्या है? ए और बी के जो मोल्स हैं वो टोटल मोल में से कितना है? 60% है। यानी ए के मोल इक्विलिब्रियम पर इतना है, बी के मोल इक्विलिब्रियम पर इतना है, ये दोनों टोटल मोल का कितना होगा? 60%। तो यहाँ पे मोल परसेंट ऑफ ए प्लस बी, तो ए का कितना है यहाँ पर? a-x, बी का x/2 अपॉन टोटल मोल कितना है? ए, ये कितना है? 60%। 60% मींस 60/100 यानी 0.6। तो यहां से कैलकुलेट कीजिए, a माइनस कितना बचेगा? ये -x प्लस x/2, -x/2 इक्वल टू 0.6 a, ठीक है। इसको दबा दीजिए तो यहाँ पे a कितना बचेगा? a माइनस 0.6 मींस 0.4, a इक्वल टू x/2, तो x विल बी इक्वल टू कितना? 0.8। तो x का वैल्यू आपको मिला 0.8a। तो x का वैल्यू आपको a की टर्म में मिल चुका है। तो अब आप क्या कर सकते हैं? x की वैल्यू वहां पर a की टर्म में पुट कर दीजिए, तो सभी के मोल्स आपको a की टर्म में मिल जाएंगे, तो मोल फ्रैक्शन भी आपको सभी का मिल जाएगा। सो मोल्स ऑफ a कितना हुआ? a-x मींस a माइनस 0.8a मींस कितना हुआ? 0.2a। मोल्स ऑफ b कितना हुआ? b के मोल्स कितना है? x/2, x का वैल्यू कितना है? 0.8a, तो ये कितना होगा? 0.8a/2 मींस 0.4a। और मोल्स ऑफ c कितना होगा? x/2 मींस ये भी कितना होगा? 0.4a। तो सभी के आपको मोल्स मिल गए। अगर सभी के मोल्स मिल गए तो सभी के मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। जब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या होगा? रेशियो ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ a क्या होगा? मोल्स ऑफ a अपॉन एन टोटल। तो a का मोल कितना है? 0.2a, टोटल कितना है? a, तो ये तो a से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचा? 0.2। मोल फ्रैक्शन ऑफ b कितना होगा? 0.4a अपॉन a, सो 0.4। मोल फ्रैक्शन ऑफ c कितना होगा? मोल्स ऑफ b यानी 0.4a अपॉन a मींस 0.4। तो सभी का मोल फ्रैक्शन आपको मिल गया। तो अब टोटल प्रेशर पता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ a क्या होगा? मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। तो मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.2, पी टोटल कितना है यहाँ पे? 10, तो ये कितना होगा? 2 atm। तो a का पार्शियल प्रेशर मिला। पार्शियल प्रेशर ऑफ b और c कितना है आपस में? बराबर होगा, क्योंकि दोनों के मोल फ्रैक्शन बराबर है। तो कितना होगा? 0.4 इंटू 10, 4 atm। तो a का पार्शियल प्रेशर 2 atm है, b का पार्शियल प्रेशर 4 atm है,
और सी का पार्शियल प्रेशर भी क्या है 4 atm। अब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, केपी यहां से निकालिए, केपी क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए स्क्वायर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना मिला आपको 4, सी कितना मिला 4 अपॉन ए का वैल्यू कितना है 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 4, तो ये कितना बचेगा केपी का वैल्यू 4 यूनिट प्लेस होगा एटीएम इंटू एटीएम, एटीएम स्क्वायर अपॉन एटीएम स्क्वायर। सो केपी कितना मिल जाएगा आपको 4 मिल जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको क्या बताता है कि जब भी कोई रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट जब भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका एक मोल का कितना पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। सपोज आपने कोई रिएक्शन लिए ए से बी, राइट, इसमें आपने इनिशियली 10 मोल लिए थे, ठीक है। 10 मोल में से 5 मोल किस में कन्वर्ट हो गए सपोज प्रोडक्ट में, तो 10 में से 5 मोल किस में कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। तो अगर 1 मोल होता तो उसमें कितना कन्वर्ट होता, क्योंकि 10 में से 5 मोल कन्वर्ट हो गए यानी 50% मोल कन्वर्ट हो गए ना, तो 1 मोल में से कितने कन्वर्ट होते 0.5, तो यानी इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा 50%, यानी 1 मोल में से जितना अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है वही क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाता है, राइट। तो डेफिनेशन लिखिएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल डिसोशिएटेड इनटू प्रोडक्ट। 1 मोल में से जितना अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर आपको 1 मोल से कितना अमाउंट कन्वर्ट हो रहा है वो पता है तो आप क्या कर सकते हैं, जितने मोल्स गिवन है उसमें से कितना अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अगर सपोज 1 मोल में से सपोज 0.2 मोल कन्वर्ट हो रहे हैं, सपोज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 20% है, तो 20% होने का क्या मीनिंग है, अगर 1 मोल रिएक्टेंट का होता तो उसमें से कितना 0.2 मोल प्रोडक्ट में जाता। अगर 2 मोल है तो 2 मोल में से कितना जाएगा, 1 मोल में से 0.2 तो 2 में से 0.4। अगर 3 मोल है तो कितना जाएगा, 1 मोल में से 0.2 तो 3 मोल में से 0.6। अगर 10 मोल है तो कितना जाएगा, 1 मोल में से 0.2 तो 10 मोल में से 0.2 इंटू 10 यानी 2 मोल, ठीक है। तो यहाँ पे जो अल्फा निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है अभी हम निकाल के भी बताएंगे। मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोशिएटेड इनटू प्रोडक्ट अपॉन इनिशियल मोल्स टेकन, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 मोल कन्वर्ट हुए 10 मोल में से तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा 20%, 2/10 इंटू 100। अगर परसेंटेज में निकाले तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अगर 2 मोल कन्वर्ट हो रहे हैं 10 मोल में से तो 1 मोल में से कितना कन्वर्ट होगा 0.2 मोल। एग्जांपल देख लें, सपोज रिएक्शन गिवन है ए से 2b बन रहा है, ठीक है। t = 0 पर आपको गिवन है सपोज इसके 10 मोल, ठीक है। 10 मोल में से सपोज x मोल यहाँ पे किसमें जा रहे हैं, सपोज 2 मोल किसमें जा रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट में, तो अगर ये 2 मोल है तो कितना बनाएगा 4 मोल, ठीक है। अभी कितना बनना है उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें, रिएक्टेंट कितना डिसोशिएट हो रहा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मींस रिएक्टेंट कितना परसेंट डिसोशिएट हुआ, तो परसेंटेज डिसोसिएशन उसको हम क्या बोलेंगे अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट। तो अल्फा कितना होगा, कितने मोल डिसोशिएट हुए 2 मोल, कितने में से डिसोशिएट हुए 10 में से इंटू 100, तो यही क्या होगा यहाँ पे 20%। मीन जितने मोल थे उसमें से 20% कम हो गए, तो 1 मोल में से कितना कम होगा 0.2, 1 मोल में से 0.2 कम हुआ तो 10 में से कितना हो गया 2 मोल कम हो गया, तो इसे ही हम क्या बोल रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज 2a से बन रहा है 3b, राइट। इसका अल्फा गिवन है सपोज आपको 40%, यानी 40% का मींस क्या है, अगर 1 मोल हुआ तो उसमें से कितना मोल कम होगा 0.4, अगर 2 मोल हुआ तो उसमें से कितना कम होगा 0.8। तो सपोज t = 0 पर आपको गिवन है यहाँ पर 3 मोल, राइट। तो अब अल्फा 0.4 है, 40% है, तो इसका मींस क्या है 1 मोल में से 0.4 मोल कम हो रहे हैं, तो 3 में से कितना कम होगा 0.4 इंटू 3 यानी 3 इंटू 0.4। तो 1 मोल में से 0.3 कम हो रहे थे तो 3 में से कितना कम होगा 3 इंटू 0.4 यानी 3 - 1.2। तो इतने मोल्स कम हो जाएंगे, बचा हुआ कितना होगा यहाँ पे
2.8 मोल बचेंगे। अगर ये 1.2 मोल कम हो रहे हैं तो यहाँ कितने प्रोड्यूस होंगे, उसके लिए देखिए 2 मोल से कितना मोल बन रहा है, 3 मोल। 1 मोल होता तो कितना बनता, 3/2, और 1.2 मोल है तो कितना बनेगा, 3/2 इंटू 1.2। ठीक है, अब आपके जेन में ये क्वेश्चन बन सकता है, सवाल आ सकता है, प्रश्न आ सकता है कि यहाँ पे 2 था तो उसका काम क्या है। ठीक है, उसका तो हमने यहाँ पर कहीं यूज में ही नहीं लिया। यस, ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पे जो स्टोइचियोमेट्री है वो उसका यहाँ पर कोई यूज में नहीं है, बट उसका यूज क्या है कि इससे जो प्रोडक्ट बन रहा होगा वो किस रेशियो में बनेगा, 2:3। यहाँ पे जो आप यूज में ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, अल्फा, कि यहाँ पर 1 मोल में से 0.4 मोल जा रहे हैं तो गिवन मोल्स कितने, 3 मोल। ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ये क्या है, ये स्टोइचियोमेट्री आपको क्या बताता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस रेशियो में यहाँ पर रिएक्ट करेंगे या प्रोड्यूस होंगे। तो अगर ये 2 मोल था तो 2 मोल अगर पूरा कन्वर्ट होता तो वो कितना बनता, 3 मोल। यहाँ पे 2 मोल पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ, कितना था, जितना प्रेजेंट था उसका 40% ही कन्वर्ट हुआ। 1 मोल का 40% तो 3 मोल का कितना, 3 इंटू 0.4 यानी 1.2 मोल यहाँ पर कम हो रहा है, तो 3 में से 1.2 मोल कम हो गए तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जो बन रहा है वो इस स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग डिसाइड हो रहा है। क्लियर, चलिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। गिवन आपको 2a प्लस बी से 3c बन रहा है। अब यहाँ पे रिएक्शन में क्या है, एक से ज्यादा कंपोनेंट रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपको गिवन है अल्फा ऑफ ए का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ए का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मींस ए के 1 मोल में से। अब यहाँ पे जब एक से ज्यादा कंपोनेंट होंगे तो वहां पे हर कंपोनेंट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, बट जनरली यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी अल्फा गिवन होता है वो जो सबसे पहले लिखा होता है उसका ही मान लेते हैं जनरली। ठीक है, नॉट ऑलवेज बट जनरली हम ऐसा ही क्वेश्चन में करते हैं। बट हमें यहाँ पे रेयर केस होगा कि मल्टीपल कंपोनेंट के मल्टीपल रिएक्टेंट वाले क्वेश्चन बने। ठीक है, फिर भी हम देखते हुए चलते हैं कि यहाँ पर अल्फा ऑफ ए गिवन है, ए के रेस्पेक्ट में अल्फा गिवन है। ठीक है, आपको स्पेसिफाई रहेगा, अगर एक से ज्यादा कंपोनेंट है तो अल्फा किसका गिवन है वो स्पेसिफाइड रहेगा। तो ए का अल्फा 20% है, यानी ए के जितने मोल्स हैं यहाँ पे गिवन है, सपोज आपको ए के 3 मोल और बी का गिवन है इनिशियली 4 मोल। ठीक है, तो ए का अल्फा कितना 20%, यानी अगर 1 मोल होगा तो 1 मोल में से कितने मोल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहेंगे, 0.2। यहाँ पे कितना है 3 मोल, तो 3 में से कितना कन्वर्ट होना चाहेगा, अच्छा इसको 0.2 15% लेता है, 10% लेता है। ठीक है, तो ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पर भी 2 है। तो ये क्या है, 1 मोल में से कितना, अल्फा क्या बताता है कि 1 मोल में से कितना अमाउंट प्रोडक्ट में जा रहा है, तो 1 मोल में से 10% जा रहा है यानी 0.1 जा रहा है। तो यहाँ पे 3 मोल है, 3 मोल में से कितना जाएगा, अगर 1 में से 0.1 जा रहा है तो 3 में से कितना जाएगा, 3 इंटू 0.1। ठीक है, तो 3 में से कितना जाएगा, 0.3 मोल। राइट, अब स्टोइचियोमेट्री का यूज आएगा कि 2 मोल कितने से रिएक्ट हो रहा था, 1 मोल से, तो यहाँ पे 2 मोल अगर 1 मोल से रिएक्ट हो रहा था, अब इसमें कितना ए कन्वर्ट हो रहा है, 0.3 मोल ही कन्वर्ट हो रहा है। तो 2 मोल 1 मोल से रिएक्ट हो रहा था तो 0.3 मोल कितने से रिएक्ट होगा, 4 माइनस 0.13, 0.3/2 यानी कितने से रिएक्ट होगा, 0.15 मोल से। जितना ये रिएक्ट हुआ उसका हाफ यहाँ पर रिएक्ट हो रहा होगा, तो 4 में से कितना कम होगा, जितना रिएक्ट हो जाएगा, तो यानी 0.15 रिएक्ट हो जाएगा, तो बचा हुआ कितना होगा, 4 माइनस 0.15। 2 मोल से 3 मोल बन रहा था तो 1 मोल से कितना बनेगा, 3/2, और 0.3 मोल बिकॉज ए का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो कितना बचेगा, बनेगा 0.3 इंटू 3/2। ठीक है, आप चाहें तो प्रोडक्ट का कैलकुलेशन इससे भी कर सकते हैं। 1 मोल से कितना बन रहा था, 3, 0.15 से कितना बनेगा, उसका 3 टाइम्स। तो यहाँ पे अगर आप डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 0.15, एक ही बात है कि 1 से 3 मोल बन रहा था तो 0.15 से कितना बनेगा, 3 का उसका 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स इंटू 0.15 मिल जाएगा। क्लियर, तो ये क्या है अल्फा। अल्फा क्या होता है, 1 मोल में से कितना अमाउंट कम हो रहा है, तो रिएक्टेंट के कितने मोल्स गिवन है, स्टोइचियोमेट्री से मतलब नहीं है। इनिशियली जब आप यहाँ पे कम करेंगे तो यहाँ पे जितने मोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे, फिर आगे जो भी रिएक्टेंट या जो भी प्रोडक्ट होगा उसका कैलकुलेशन आप किससे करेंगे, स्टोइचियोमेट्री से, क्योंकि रिएक्टेंट तो इसी रेशियो में रिएक्ट होगा और प्रोडक्ट भी इसी रेशियो में प्रोड्यूस होगा। क्लियर, चलिए अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स आगे देखते हैं कि अल्फा आप कैसे निकाल रहे हैं, कितने मोल्स डिसोशिएट हुए और कितने में से डिसोशिएट हुए, कितना डिसोशिएट हुआ और कितने में से डिसोशिएट हुआ। तो हम यहाँ पे डिसोशिएशन के लिए बात करते हैं, फॉर डिसोशिएशन। तो सपोज कोई कंपोनेंट है ए, गैसेस कंपोनेंट है, डिसोशिएट होकर क्या बना रहा है, डिफरेंट गैसेस कंपोनेंट बी सी डी ई। तो
नंबर ऑफ कंपोनेंट बना रहा है तो हम नंबर ऑफ कंपोनेंट की जगह n ले लेते हैं, n इंटू बी, बी के n मोल्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे सपोज। तो अगर t इक्वल टू 0 पर इसका इनिशियल मोल्स a है, a में से x मोल कम हो रहा है, तो यहाँ कितना प्रोड्यूस होगा, एक से कितना मोल बनेगा n, तो x से कितना बनेगा nx। क्लियर। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या होता है, मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स टेकन। ठीक है, तो कितने मोल्स डिसोसिएट हुए, x, इनिशियल कितना लिया था a, तो x अपॉन a क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अब देखिएगा आप यहां पर अल्फा को कैसे ले सकते हैं, अल्फा क्या हुआ x अपॉन a, तो x क्या हो जाएगा a अल्फा। तो आपने क्या रिएक्शन लिया, a गैसियस से क्या बना NB गैसियस, तो इनिशियल मोल्स क्या था a में से कितना कम हुआ a अल्फा, x को हमने a अल्फा से रिप्लेस कर दिया, यहाँ कितना प्रोड्यूस होगा Na अल्फा। अब ये देखिए ये रिएक्शन वही है जो हमने पहले लिया था कि यहाँ पे सपोज इनिशियली 3 मोल था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 10% था, तो 3 माइनस 3 इंटू 0.10, 3 माइनस 3 अल्फा, वही तो रिप्रेजेंटेशन है, कोई नया रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पर नहीं कर रहे। तो जितना मोल्स लिया है अल्फा का 10% है तो कितना कम हो जाएगा, 3 में से 3 माइनस 3 इंटू 0.1, तो a माइनस a इंटू अल्फा, जितना भी परसेंट अल्फा हो यहाँ पर पुट कर दिया जाएगा। तो ये t इक्वल टू 0 पर था, ये t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम पर इतने इतने मोल्स प्रेजेंट है। तो हम यहां से अगर बोलना चाहें टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना होगा, तीनों का सम कर दो, a माइनस a अल्फा प्लस Na अल्फा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें, इन दोनों में से a अल्फा कॉमन लिया जा सकता है और पूरे में से a कॉमन लिया जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके पुट कर दें, क्या होगा a प्लस Na अल्फा माइनस a अल्फा, दोनों में से a कॉमन, a अल्फा कॉमन लीजिए, n माइनस 1 a अल्फा, तो यहां से a कॉमन ले लीजिए 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। तो ये आपको मिल गया टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। जो n होता है, n क्या होगा यहाँ पर, अभी फर्दर इस टाइम के लिए हम लिख लेते हैं डायरेक्ट, n क्या होगा, नंबर ऑफ गैसियस या सम ऑफ stoichiometry of gaseous product upon sum, SUM यानी एडिशन, सम ऑफ stoichiometry of gaseous reactant। ठीक है, तो ये आपको n का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर, एग्जांपल भी देख लीजिए। सपोज आपको गिवन है PCl5 डिसोशिएट हो रहा है PCl3 प्लस Cl2 में, तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या होगा, सम ऑफ गैसियस स्टोइचियोमेट्री ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, तो यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री इसका 1 है, स्टोइचियोमेट्री इसका 1 है, इसका स्टोइचियोमेट्री 1 है, तो 1 प्लस 1 बाय 1, तो ये कितना होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर N2 प्लस 3H2 से क्या बन जाएगा 2NH3 गैस, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, स्टोइचियोमेट्री ऑफ गैसेस प्रोडक्ट अपॉन स्टोइचियोमेट्री ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, तो ये कितना होगा 2/4 मींस 1/2 हो जाएगा। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे आप टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, तो चलिए बच्चों आज तक के लिए फिलहाल इतना ही काफी है। इसको जितने भी क्वेश्चन हमने आज सोल्व किए हैं उनको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि अगले क्लास में जो भी हम क्वेश्चन करें आपको थोड़ा सा कंफर्ट फील होता रहे, प्रैक्टिस में थोड़ा सा इजी लगता रहे। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।